हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का थर्ड पार्ट। हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर एल्कीन में पढ़ लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म साइक्लो एल्केन में पढ़ लिया, और आज का जो कंडीशन है साइक्लो एल्कीन है। तो देखो साइक्लो एल्कीन क्या होता है, आप ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे जो साइक्लो एल्कीन होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड का गेम है यहाँ पे। अगर हम बात करें साइक्लो एल्कीन, ठीक है, साइक्लो एल्कीन, अगर साइक्लो एल्कीन की बात करोगे, रिंग का साइज सब कुछ होता है यहाँ पे। अगर रिंग के साइज, जो हमारा कार्बन कार्बन का रिंग होता है, अगर रिंग का साइज 8 कार्बन से छोटा है तो उसके रिंग के अंदर डबल बॉन्ड जीआई नहीं करेगा। जैसे मान लो हमने दिया आपको कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो है एल्कीन में, यहां पे दिया आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी साइक्लो एल्कीन हो गया। 5 मेंबर दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 6 मेंबर दिया डबल बॉन्ड, इन सब में डबल बॉन्ड की वजह से जीआई नहीं मिलेगा, ये सिस ट्रांस नहीं करेगा। यहाँ का जो डबल है, क्या आप चाहते हो कि ये सिस ट्रांस करे? तो नहीं करेगा, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है ये जीआई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि छोटे रिंग क्या होते हैं, हाईली स्ट्रेन होते हैं। तो ड्यू टू स्ट्रेन, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेन स्मॉलर रिंग क्या होते हैं, स्मॉलर रिंग्स, स्मॉलर रिंग रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब कठोर होते हैं, उनको आप फ्लैक्सिबल नहीं कर सकते, उनको मोड़ ओढ़ कर टिल्ट नहीं किया जा सकता। तो फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है, स्मॉल है, रिजिड है, इसकी वजह से ये सब जीआई शो करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब ये डबल बॉन्ड जीआई नहीं करेगा। बाकी अगर हम sp3 पे दो ग्रुप ए बी लगाएं तो जीआई मिलेगा, बट इस डबल बॉन्ड के क्रॉस आपको जीआई नहीं मिलेगा। तो सवाल आएगा सर आपने साइक्लो एल्कीन बोला तो कैसे होगा? तो होगा कब? जब रिंग का साइज मिनिमम 8 कार्बन का हो, मतलब 8 मेंबर रिंग हो मिनिमम, 8 या 8 से ज्यादा, वो फ्लैक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो लार्जर रिंग्स आर फ्लैक्सिबल, लार्जर रिंग्स आर फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल। मिनिमम देखो कितने कार्बन करना चाहिए, मिनिमम 8 कार्बन का, इससे कम नहीं, मिनिमम 8 कार्बन का होना चाहिए। आर फ्लैक्सिबल, देयरफॉर therefore they show GI, geometrical isomer, they show GI across carbon carbon double bond, across carbon carbon double bond। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो अगर 8 या 8 मेंबर से बड़ा एल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, बट अगर 8 से छोटा 7 हो गया तब भी नहीं करेगा। 6 5 4 3 में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो रिंग का साइज मिनिमम कितना होना चाहिए, 8। अगर आप चाहते हो साइक्लो एल्कीन जीआई शो करे तो रिंग का साइज मिनिमम 8 कार्बन का होना चाहिए। 8 से छोटा हुआ तो नहीं करेगा, 8 से बड़ा होगा तो करेगा। आइए एग्जाम्पल करते हैं, ठीक, यही एक कंडीशन ही है। एग्जाम्पल ये देखो आपको साइक्लो ऑक्टीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लो ऑक्टीन, ठीक है। अगर इस साइक्लो एक्टीन में हम कहीं डबल बॉन्ड लगा दे तो सिस ट्रांस करेगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लो ऑक्टीन। देख लो बच्चों सभी लोग ध्यान से, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जीआई करेगा, ठीक है। अब मैं इसका सिस और ट्रांस दोनों आपको बना कर दिखाता हूं। तो जो 8 मेंबर रिंग होते हैं उनको हम ऐसे फ्लेक्सिबली बना सकते हैं, इनको हम ऐसे बना सकते हैं। देखो ये 8 ही मेंबर का रिंग है ना, ध्यान सभी लोग देखो, ये आपका 3 3 6 और 2 8। अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाएं इस जगह पे, तो ये दोनों H क्या होंगे, बाहर जाएंगे, और दोनों जो ये कार्बन कार्बन है वो क्या आएगा, अंदर आएगा। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया, सिस हुआ, दोनों सेम साइड है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, सिस ऑक्टी, दिस इज नोन एज सिस ऑक्टी। और अगर इसी डबल बॉन्ड का पोजीशन हम यहां कर दे बीच में, तो आपको ट्रांस दिखाई देगा। बना के दिखाते हैं, ये देखिए, अगर हम इस डबल बॉन्ड को अब यहां लगा दें इस जगह पे, तो आप अच्छे से देख पा रहे हो कि ये जो बना है इसका हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, एबव द प्लेन, और ये कहाँ आएगा, बिलो। दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड हो जाएंगे, है ना। तो अपोजिट साइड हो जाएंगे, थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ, थोड़ा सा हल्का सा, ये हाइड्रोजन कहाँ आएगा, ऐसे नीचे के साइड, है ना। अब देखो ये बॉन्ड कैसे है, ये बॉन्ड अगर हम देखें तो ये बॉन्ड ऐसे बना है, ये अपोजिट में है दोनों, और ये बॉन्ड अगर देखें तो दोनों बॉन्ड ऐसे बने, सेम ग्रुप सेम साइड है, आप देख पा रहे हो ना। तो ये सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म को। तो 8 या 8 मेंबर से बड़े रिंग अगर डबल बॉन्ड रखे हैं तो जीआई करेगा, बट 8 से छोटा हो गया तो डबल बॉन्ड जीआई नहीं करेगा। आप देखो ऐसे ही हम डेकीन में कर सकते हैं। ये कंपाउंड आप देखो सभी लोग, इस कंपाउंड में सिस ट्रांस मिलेगा। अगर हम डबल बॉन्ड यहां लगा दें तो ये मॉलिक्यूल सिस है, ये क्योंकि दोनों देखो ये कार्बन सेम साइड आ रहा है, बट ये अगर डबल बॉन्ड हम
जहाँ पे टर्न ले रहा है कार्बन वहाँ लगा दें तो नहीं है, यहाँ लगाने पे अब क्या होगा, ट्रांस हो जाएगा। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है और यहाँ का हाइड्रोजन क्या जा रहा है, नीचे। तो यहाँ डबल बॉन्ड की वजह से सिस ट्रांस मिल रहा है, बट यही काम अगर हम छोटे कार्बन में रिंग में करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये आपका सिस फॉर्म हो गया एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो साइक्लो एल्कीन का कंडीशन क्या है कि अगर 8 कार्बन से बड़ा रिंग है या 8 कार्बन का रिंग है तब डबल बॉन्ड भी जीआई करेगा, बट 8 से अगर छोटा हो गया तो डबल बॉन्ड नहीं करेगा, सिर्फ sp3 हाइब्रिड वाले करेंगे। ठीक है, अब दोनों का मैं मिक्सचर एग्जांपल कराता हूं। जैसे मैंने आपको दिया कि बेटा एक एग्जांपल ले लो, ये आप सभी लोग बताना क्या ये कंपाउंड जीआई करेगा। हमने यहाँ Br लगा दिया और यहाँ पे Br, पहला कंपाउंड है, आप सभी लोग बता दिया एस या नो। ए के सामने जैसे ए, आंसर जब भी करना हो तो ऐसा करना, ए बराबर यस या ए बराबर नो, ऐसे लिखना। ठीक है, ये ए हो गया। दूसरा बी कंपाउंड, बस मैं लिखता जाऊंगा आप बताते जाओगे। बी कंपाउंड है हमारा, डबल बॉन्ड यहाँ लगा के Br को यहाँ लगा दिया और Br को यहाँ लगा दिया, ये आपका दूसरा कंपाउंड हो गया। डबल बॉन्ड इसमें भी है। तीसरा मैंने लगाया आपका सामने, अब 6 मेंबर हो चाहे 5 मेंबर, बात एक ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। एक Br यहाँ लगा दिया और दूसरा Br यहाँ लगा दिया, ये हो गया सी। देखते जाओ और बताते जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे सी के बाद डी पे। डी है हमारा ये 7 कार्बन का रिंग, हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया और एक मेथिल यहाँ लगाया और एक मेथिल यहाँ लगाया। सी के बाद डी, डी एंड देन आपके पास है ई। ई हम बनाएंगे 8 कार्बन का रिंग, 8 कार्बन के। इसमें हमने क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 लगा देंगे, यहाँ पे CH3 लगा देंगे। ई के बाद एफ, बस आप बनाते जाओ और लिखते जाओ, यस नो, 1 का यस, 2 का नो, जो भी आपको दिखाई दे। डबल बॉन्ड यहाँ लगाया और आपको बताना सिस ट्रांस करेगा कि नहीं करेगा। तो आपके सामने ए बी सी डी ई एफ, आपके सामने 6 एग्जाम्पल हैं। आप सभी लोग 1 बाय 1 आंसर करो, कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। बहुत ही आसान है, सिंपल है। पहला वाला चलो बताओ, करेगा, आंसर करते हैं। नो, पहला वाला नो, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये दोनों पे डबल बॉन्ड के क्रॉस होना नहीं है और ये दोनों जो ग्रुप जुड़े हैं वो sp2 पे जुड़े हैं। कंडीशन क्या है, sp3 पे होते तब करते, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड sp2 पे जुड़े हैं, डबल बॉन्ड छोटे रिंग में है तो नहीं करेगा, तो दिस कैन नॉट शो जीआई। दूसरा, इसमें देखो डबल बॉन्ड भी है और sp3 पे देखो यहाँ H होगा, sp3 पे ab है, तो इस डबल बॉन्ड के क्रॉस तो नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड के क्रॉस तो नहीं करेगा, बट यहाँ देखो sp3 पे ab टाइप के ग्रुप हैं तो सिस ट्रांस करेगा, तो दिस इज यस। इसके लिए क्या लिखना था, यस सर करेगा। तीसरे में आ जाते हैं। थर्ड में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि ये कार्बन, एक कार्बन sp3 है जिसपे ab ग्रुप लगा है, बट दूसरा जो है वो sp2 है और ये भी sp2 है। तो कंडीशन क्या था कि 2 sp3 पे ab होना चाहिए, तो एक sp3 पे तो ab है, बाकी सब पे CH2 है, तो AA टाइप का हो गया। डबल बॉन्ड करेगा ही नहीं, डबल बॉन्ड तो यहाँ करता नहीं, छोटा रिंग है तो ये नहीं कर पाएगा, दिस इज नो। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या आएगा, नहीं सर वो तो नहीं कर सकता, उसके पास उतनी जो क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं कर रहा है। आ जाओ डी में, तो डी में देखो 7 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड के क्रॉस तो नहीं करेगा, बट ये देखो sp3 पे है तो कर जाएगा, तो डी हमारा क्या होगा, करेगा। इसमें भाई 8 मेंबर रिंग बट डबल बॉन्ड नहीं है, बट पहला कंडीशन साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन तो है नहीं, तो साइक्लो एल्केन की तरह ट्रीट करो। साइक्लो एल्केन में sp3 और दोनों पे ab ग्रुप है तो दोनों करेगा, तो ये हो जाएगा S, यस करेगा। और ये तो अभी अभी करा है, 8 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का क्रॉस भी ये करेगा, तो दिस इज ऑल्सो एबल टू शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो आपने देखा ये सारे कंडीशन आपके सामने हैं, आप इसको लगा ले जाओगे, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या हुआ, कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे ई और जेड पे। ठीक है, ये पहले टाइप का जो हमारा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस, वो मैंने आपको फिनिश कर दिया। नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन द सेकेंड पार्ट एंड दैट इज नोन एज ईजेड कॉन्फिगरेशन। सो दूसरा हमारा चालू होने वाला है जो, वो है ईजेड कॉन्फिगरेशन। ईजेड कॉन्फिगरेशन, ठीक है, एक ई होता है और दूसरा होता है जेड कॉन्फिगरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं बच्चों, ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, अच्छे अच्छे मिलेंगे। ईजेड कंडीशंस भी देखेंगे और यहाँ पे आपको CIP रूल का यूज करना पड़ेगा। आप सभी लोग CIP रूल याद है ना,
यहाँ पूरा CIP रूल लगेगा, तो आपको मैंने CIP रूल पढ़ाया था, उसी से EZ निकलता है। अगर आपको CIP रूल का जानकारी नहीं होगा तो आप EZ नहीं निकाल पाओगे। तो जल्दी से CIP अगर नहीं पता है तो CIP रूल को रिकॉल कर लो, क्योंकि CIP आने वाला है, बिना उसके काम नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। EZ कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 की तरह दिख रहा है ना, कोई नहीं, इसको मैं Z बना देता हूँ। EZ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हो गया EZ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो EZ कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कहाँ ये अप्लीकेबल है, ये किस कंडीशन में काम करता है। तो ये अप्लीकेबल, इट इज अप्लीकेबल व्हेन इफ ऑल फोर ग्रुप ऑफ एल्कीन इज, एक हो जाए AB, एक कार्बन का AB हो जाए, दूसरे कार्बन का CD हो जाए। मतलब कि चारों ग्रुप जो है दोनों कार्बन के अलग अलग हों। जैसे अभी तक क्या होता था, दोनों कार्बन का एक एक सेम होना चाहिए था, तब सेम ग्रुप सेम साइड। बट यहाँ क्या होगा, ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, ABCD, तब कोई सेम है नहीं। आप इधर A लगाओगे, इधर CD है, तो कॉमन होगा नहीं। तो जब चारों ग्रुप एल्किन के क्या हो, डिफरेंट हो, सेम ना हो, उस समय हम सिस ट्रांस नहीं लिखते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को EZ लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। लो बच्चों, ये Br है, ये Cl है, ये F है और ये I है। क्या आप इसको सिस ट्रांस बोल सकते हो? नहीं, यहाँ सिस ट्रांस नहीं आएगा, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड होता तब सिस बोलते, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता तो ट्रांस बोलते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं। सो इस केस में, ऐसे केसेस में हमें EZ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो जब चारों ग्रुप दोनों एल्किन के डबल बॉन्ड के अलग अलग हों, इन दैट केस वी आर असाइनिंग EZ कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेड ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। EZ का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझिए। E का मतलब होता है, E स्टैंड फॉर इंटाजेजिन, है ना, इंटाजेजिन। इसका मतलब होता है ट्रांस जैसा, ठीक, ट्रांस टाइप। और Z का मतलब होता है जूसामन का मतलब होता है सिस टाइप। जहां जूसामन आएगा उसका मतलब होता है सिस टाइप का। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल सिस जैसा दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जूसामन बोलेंगे, और ट्रांस जैसा दिखाई देगा तो हम बोलेंगे इंटाजेजिन। अब देखो कैसे पहचानोगे, तो मैंने आपको बताया ना अभी CIP रूल लगता है। जैसे कैसे अप्लाई करना है CIP रूल, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। एक कार्बन के 2 ग्रुप है ना, दोनों में जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको गोला मारो। दोनों में जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको क्या करना है, गोला मारना है। तो फ्लोरीन आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको गोला मारेंगे, ठीक। और फिर इधर आ जा इस कार्बन पे, इसमें दोनों में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको गोला मारो। तो इसमें ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब देखो दोनों गोले अपोजिट साइड है क्या, देखो अपोजिट है ना, तो अपोजिट का मतलब ट्रांस टाइप, ट्रांस का मतलब E हो जाएगा। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज E। क्लियर है, समझ में आया ना। बस एक कार्बन के दोनों ग्रुप को गोला मारो, अगर दोनों साइड के गोले सेम साइड है तो सिस टाइप मतलब Z, दोनों गोले अपोजिट है तो ट्रांस टाइप मतलब E। ऐसे एक और एग्जांपल मार देते हैं तुरंत। यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया OH। अब बोला कि चलो सर बताओ इसका सिस ट्रांस क्या होगा ये, तो हम चलो प्रायोरिटी लगाते हैं। सबसे पहले इधर चलेंगे तो C है, इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन है, तो Cl की प्रायोरिटी क्या होगी, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। और इधर H है, इधर कार्बन, ये फिर से क्या आ जाएगा, E, ट्रांस टाइप का। तो आपको सिर्फ क्या डिसाइड करना है, प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हाई प्रायोरिटी वाला गोला कर देना है, दोनों गोले सेम साइड है तो Z मतलब ट्रांस सिस जैसा, और अगर दोनों गोले अपोजिट है तो ट्रांस मतलब E जैसा हो जाएगा। ठीक है, बस यही देखना है। आइए कुछ एग्जाम्पल करा जाए। सबसे पहले पूछा गया था कि एक मॉलिक्यूल है C2FClIBr, 4 ग्रुप लगे हैं, ठीक है। इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे आपको बनाना है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ GI कितना बनेगा। यहाँ सिस ट्रांस ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा था, तो इसका आंसर आप सभी लोग निकालिएगा। आंसर 6 है, ठीक है, इसका आंसर है टोटल 6 GI यहाँ पे बनते हैं। अगर आप लोग बनाओगे देखोगे टोटल 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। आप बना के देखो, कोई बना सकता है?
मैं बता देता हूँ कैसे बनाना, ठीक है। ये सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक। अब क्या करना, एक एटम को फिक्स कर लेना, फ्लोरीन जहाँ है वहाँ ही रखने का। ये क्लोरीन हो गया, इधर ब्रोमीन हो गया और इधर आयोडीन। एक स्ट्रक्चर ये बनाना, इसका इजेड बनाओ, ठीक है। अब इसको बनाओगे इस सिस्टम में पर्टिकुलर, देखो इधर सीएल गोला होगा, इधर आई गोला होगा, दोनों सेम साइड है तो इसको जेड बोलेंगे। अब ये जेड है, एक को ऊपर कर दो इसको नीचे तो इसका ई भी बन जाएगा, है ना। इसका ई अपने से बनाना, इसको बदल के आई को ऊपर करके बी आर को नीचे कर लेना। फ्लोरीन को कुछ नहीं करना, फ्लोरीन वही रहेगा, ठीक है, चेंज मत करना। दूसरी बार क्या करना, क्लोरीन को इधर भेज कर फ्लोरीन को इधर, ब्रोमीन को इधर ले आ लो, क्लोरीन को उधर भेज दो तो उसका भी इजेड बनेगा, 2 हो गया। फिर आयोडीन को इधर बुला लो, फिर सीएल को यहां जाओगे वहां भी इजेड बनेगा। तो एक बार 2 इसका बना जब क्लोरीन यहां था, फिर जब ब्रोमीन यहां होगा तब 2 बनेगा, फिर एक बार आयोडीन को यहां लाना उसका इजेड बनाना, टोटल 6 बन जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को टोटल 6 इजेड कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, बना के देखिएगा, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल करना चाहता हूं, उस पर आप फोकस करते हैं। ये है आपका CH2Br, ये है आपका OCH3, ये है आपका CH3 और ये है आपका Br। अगर इसको पूछा जाए E है कि Z है तो चलो बच्चों बताओ E होगा कि Z होगा। इसका सब बना लेना बैठ कर आराम से टाइम निकाल के। ये E होगा कि Z, तो बात गोला करने का है, गोला इधर होगा, Br को गोला मारेंगे सबसे पहले, इस साइड का गोला Br, उस साइड देखो कार्बन है, इधर पहले ऑक्सीजन जोड़ा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में प्रायोरिटी किसको दोगे, ऑक्सीजन को। ये दोनों सेम साइड हो गया तो ये जेड, जुसामन टाइप, इसको जुसामन बोलेंगे, जेड है सिस जैसा है, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, CHBr2 और यहाँ पे CH2I, यहाँ पे OCH3, यहाँ पे COOCH3। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि बच्चों बताओ ये सिस है कि ट्रांस है, या मतलब ई है कि जेड है, तो इसको क्या बताओगे आप लोग। तो इसमें सबसे पहले इन दोनों की प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। देखो यहाँ डायरेक्ट ऑक्सीजन लिंक है, यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन लिंक है, गोला ऑक्सीजन वाला होगा। इधर आएंगे तो दोनों में पहला एटम कार्बन है कॉमन, दूसरा इसमें Br होगा बट दूसरा इसमें क्या होगा, आयोडीन, तो आयोडीन की प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये कैसा हो गया, ट्रांस जैसा, मतलब ई। बस इजेड यही है, आप सबको समझ में आया होगा। इजेड बहुत आसान है, आप सिंपली इजेड कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इजेड कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट वो है सिन एंटी, और आखिरी वही है, ठीक है, सिन एंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट है सिन और एंटी। तो सिन एंटी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किसके लिए होता है, ये बेसिकली ऑक्सीम और एजो कंपाउंड के लिए होता है कॉन्फ़िगरेशन। ये जो हमारा रूल है सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑक्सीम में बेसिकली किसके लिए होता है, ऑक्सीम में। अभी आपको ऑक्सीम बताता हूं क्या, देखिए ये ऑक्सीम्स में होते हैं, ऑक्सीम्स, और दूसरा कंपाउंड जो होता है वो एजो कंपाउंड होते हैं, एजो कंपाउंड। तो ये 2 टाइप के कंपाउंड में सिन एंटी पाया जाता है, ऑक्सीम्स में और एजो कंपाउंड्स में। आइए अब दोनों के बारे में देखें, एजो कंपाउंड क्या, ऑक्सीम क्या है। जो ऑक्सीम होता है वो ऐसे बनता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे एक OH होता है और एक लोन पेयर होता है, ठीक है। और जो कार्बन कार्बन नहीं देख रहे हो, इसमें एक H होना कंपलसरी है, ये R कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये R कुछ भी हो सकता है, ये आपका होता है ऑक्सीम, ठीक। इसको हम एल्डो ऑक्सीम बोलते हैं, अभी समझाऊंगा क्यों एल्डो ऑक्सीम कहा जाता है, ठीक। एल्डिहाइड से बना होता है इसलिए एल्डो ऑक्सीम कहते हैं। अब देखो अगर ये दोनों OH इसका और इसका H सेम साइड हुआ तो इसको सिन कहा जाता है, देन दिस इज नोन एज सिन। इस नाइट्रोजन का OH और इस कार्बन का H जब सेम साइड होगा तो सिन कहलाता है, बट यही जब अपोजिट साइड हो जाता है तो एंटी कहलाता है। ट्रांस मतलब एंटी, यहाँ पे ट्रांस एंटी से मतलब है, ठीक। ये ऐसे, ये अगर H और OH दोनों क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए ऐसे, देन इट इज नोन एज एंटी कंपाउंड, ये आपका एंटी मॉलिक्यूल है, ठीक, ये एंटी हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं नहीं बनाऊंगा, उसको एजो को भी बाद में बताता हूँ, ठीक, पहले इसको खत्म कर लिया जाए। ये आपका हो गया एंटी, एल्डिहाइड का ऑक्सीम सिन शो करता है और एंटी। अगर हम यही चीज यहाँ पे कीटोन का लेंगे ना, मैं यही समझा दूं आपको, एल्डोक्सिम है, कीटोक्सिम भी होता है,
कीटोन का जब ऑक्सीजन बनेगा तो ये दोनों R होता है, ये R, एक को R डैश मान लेते हैं। यहाँ पर हम इसको ना Gi कह सकते हैं, ठीक। यहाँ C19 है तो एक कीटोन का है, इसलिए इसको हम कीटोक्सिम बोलते हैं। अभी बताता हूँ कैसे बनाओ। कीटोक्सिम कीटोन से बना होता है तो कीटोक्सिम कहते हैं। और ये C19 नहीं करते, ये Gi शो कर सकते हैं, Gi शो कर सकते हैं, बट सिन नहीं कहलाता। ये सिन केवल HOH के रेस्पेक्ट में कहा जाता है, उसके अलावा कुछ भी होगा तो सिन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। उसे कभी सिन नहीं कहते। ये देखो कैसे ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बनने का प्रोसेस देखिए। ये कार्बन डबल बॉन्ड होता है और ये हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करता है। NH2OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। और यहाँ पे देखो जो भी लगाओगे आप वो कहलाएगा। यहाँ से इसका O और हाइड्रोक्सिल अमीन से H2 निकल के बाहर पानी निकल जाता है और ये बनता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे एक OH है तो NOH, पानी निकल के यहाँ से बाहर चला जाता है। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ एक H होगा पक्का, अगर यहाँ H होगा तो यहाँ भी H होगा, है ना। तो ये एल्डिहाइड, CHO बॉन्ड हो गया ना, तो एल्डिहाइड पक्का। तो एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड का बना ऑक्सीजन H है तो एल्डोक्सिम कहलाता है। अगर यहाँ भी कार्बन होता तो CH3COCH3 कीटोन हो जाता, तो कीटोन का बना कीटोक्सिम कहलाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो हमारे कीटोक्सिम्स हैं वो C90 नहीं कहलाते, वो Gi कहलाते हैं, C90 नहीं कहलाते, ठीक है। तो ध्यान रहे कीटोक्सिम में दोनों कार्बन कार्बन ग्रुप होगा, जबकि एल्डोक्सिम में एक हाइड्रोजन होगा और एक कार्बन होगा यहाँ पे। तो आपका जो C90 है वो सिर्फ एल्डोक्सिम में एल्डिहाइड के कंडेंसेशन से जो बना होगा उसी में आएगा, नहीं तो आपका वो C90 नहीं कहलाता है, ठीक है। तो C90 जब भी करना होगा एल्डोक्सिम में होगा, कीटोक्सिम में नहीं होता है, एल्डोक्सिम में ही होता है। अब उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन, जो पहला कंडीशन है होने के लिए वो ये है कि एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो ये भी H हो गया, ये भी H हो गया, और हमने इसको हाइड्रोक्सिल अमीन से कंडेंस करा दिया। हमने इसको हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या कर दिया, कंडेंस। अब देखो जब ये कंडेंस्ड हो तो जाएगा, बट ये फॉर्मल्डिहाइड था, इससे जो ऑक्सीजन बनेगा बच्चों वो ये बनेगा। बट क्या ये Gi शो कर सकता है, क्या ये C90 करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम। तो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। किसी भी कंपाउंड में Gi जब भी होगा एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन पे ऑलरेडी लगे हुए, एक आपका OH है, एक लोन पेयर है, तो कभी सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हुआ तो फिर वो Gi नहीं कहलाएगा, वो Gi नहीं है। ये एल्डोक्सिम तो था बट ये Gi शो नहीं करेगा, मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन Gi शो नहीं करता, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड था। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं सब करते हैं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड कभी Gi नहीं करेगा। सिमिलरली कीटोक्सिम Gi ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं, ठीक है, बट वो C90 नहीं कहा जाता, ज्योमेट्रिकल कहे जाते हैं। उसमें भी कंडीशन ये है कि जब बनाने जाओगे तो ध्यान रहे यहाँ का और यहाँ का ग्रुप अगर दोनों सेम हो गया तो नहीं करेगा, ये भी जो बनेगा वो नहीं करेगा, दोनों सेम हो जाएगा। जैसे मान लो आपने एसीटोन लिया, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको कंडेंस कराने जा रहे हैं हम लोग किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो देखो बच्चों जब हाइड्रोक्सिल अमीन से कंडेंस होगा तो आपका पानी तो निकल जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ऑक्सीजन बनेंगे, ऑक्सीजन बना, बट क्या ये ऑक्सीजन Gi शो कर सकता है, क्या इसके पास सफिशिएंट कंडीशन है Gi शो करने के लिए? तो आप बोलोगे सर नहीं है। फिर पूछेंगे सर क्यों नहीं है, तो रीजन है सर एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है ना, तो सेम है तो Gi शो नहीं कर सकता, दिख रहा है ना। एक ही कार्बन, कीटोन में भी एक ही का सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कि सिमेट्रिकल कीटोन्स Gi शो नहीं करेंगे। अगर कार्बन CO से अटैच दोनों साइड का ग्रुप सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं आएगा, अलग होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा। क्लियर है इतना आपको? तो ये आपका हो गया इसमें ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में C90 याद रखना केवल यही मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया। अब एजो कंपाउंड आ जाओ। एजो कंपाउंड होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है हर नाइट्रोजन पे, ठीक। जब दोनों बॉन्ड पेयर सेम साइड होंगे तो इसको सिन कहा जाता है, और जब ये अपोजिट साइड होते हैं तो इसको एंटी कहा जाता है। बस इतना ही है इसमें, ये आपका देखो एंटी हो गया। जब दोनों अपोजिट होंगे तो एंटी। तो जहाँ भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे C90 आता है। सेम साइड बॉन्ड पेयर सेम साइड तो सिन, बॉन्ड पेयर अपोजिट साइड तो एंटी कहलाएगा। बस इतना ही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है।
सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब उसमें आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा है कंप्लीट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले कंपाउंड, जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या क्या आते हैं, कलर आता है, ऑर्डर आता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, स्टेबिलिटी, यही आता है। तो आइए सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करें। अगर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो स्टेबिलिटी हमेशा सिस की कम होती है, ट्रांस की ज़्यादा होती है। तो सिस इज मोर लेस स्टेबल देन ट्रांस, मोर बोला जा रहा है मेरे से, ट्रांस मतलब कि यहाँ पे ट्रांस इज मोर स्टेबल एंड सिस इज लेस स्टेबल। जहाँ भी एल्किन की बात आएगी ट्रांस एल्किन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। रीजन देखो क्या है, रीजन ये है कि ट्रांस एल्किन में दो बल्की ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने से इनमें रिपल्सन क्या होता है, मिनिमम। तो रिपल्सन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये ट्रांस कंपाउंड है। और आप देखो जब सिस बनाइएगा तो सिस कंपाउंड में सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, बट उससे नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि दो बड़े ग्रुप एक ही साइड होने से दोनों में क्या स्टार्ट होता है, रिपल्सन, और ये रिपल्सन क्या करता है, स्टेबिलिटी को घटा देता है। तो सिस क्या होते हैं, लेस स्टेबल। तो रिपल्सन से क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। दैट इज वाई सिस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन, ऑलवेज लेस स्टेबल देन ट्रांस, दैट इज द फैक्ट। ठीक, ये पहला हो गया स्टेबिलिटी। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। दो ही चीज ट्रांस की ज्यादा होती है, बाकी सब सिस की ज्यादा होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी ट्रांस का ही ज्यादा होता है। क्यों होता है, आइए देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी चीज को कितने टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, मेल्ट करेगा। तो टेम्परेचर एट विच एनी कंपाउंड मेल्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हम देखेंगे यहाँ पे कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और सिस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछोगे सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे ना, तो जैसे आपको मान लो घर में कमरा है, ठीक, और उसमें लाके ढेर सारे कपड़े एकदम ऐसे फेंक दिए, रैंडमली फेंक दिए ना, और एक में पूरा व्यवस्थित करके लाइन बाय लाइन एकदम फिट कर रहे हो, तो ज़्यादा कपड़े आएंगे। जब पैकिंग ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल कठोर होगा, मजबूत होगा, मजबूत होगा तो फोर्सेस भी स्ट्रांग लगेंगे। फिर उस फोर्स को अगर आप मेल्ट करने जाओगे तो फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने में एनर्जी भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो जो ट्रांस कंपाउंड होते हैं वो देखो ऐसे बनते हैं, अभी आपको बना के दिखाया था ना, ट्रांस कंपाउंड ऐसे बनते हैं, और जो हमारा सिस कंपाउंड होता है वो एक ऐसे बनते हैं, उनमें दोनों बॉन्ड एक साइड होता है, ऐसे बनते हैं। अब अगर हम दोनों को एक बक्से में पैक करें, मान लो हमने एक बॉक्स बनाया, ये एक में सिस को पैक करेंगे, जगह उतना ही देंगे, एक में सिस को पैक करा जाएगा और एक में ट्रांस को। अब बताओ किस में ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे, सिस में कि ट्रांस में। जिसमें ज़्यादा पार्टिकल आएंगे उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, तो पैकिंग हाई होगी, और पैकिंग हाई होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम इसे ट्रांस को पैक करें तो देखो ट्रांस ऐसे पैक होगा, कोई जगह छूटेगा नहीं, पूरा ट्रांस हर जगह क्या होगा, प्रॉपरली पैक्ड हो जाएगा। और आप इसको प्रॉपर देख सकते हो कि ट्रांस का जो पैकिंग है वो बहुत ही अच्छे से होता है, हर एक पार्ट जो होता है ट्रांस पैक कर देता है, कोई खाली स्पेस आपको नहीं मिलेगा। ट्रांस में आपको कहीं पे भी वैकेंट स्पेस नहीं मिलेगा। तो इसने क्या किया, मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया। बट यही अगर आप सिस भरोगे तो सिस में देखो ऐसे होगा, सिस में आपका ऐसे भरेगा, नीचे से भरोगे सिस तो ऐसे भरेगा। देखो इसमें कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं है, ये पूरा स्पेस जो देख रहे हो इधर पूरा खाली रह जाएगा। ये जो ये वाला आप स्पेस देख रहे हो, ये साइड है, पूरा स्पेस क्या है, वैकेंट रह जाएगा, है ना, बीच बीच में गैप है, एयर गैप है। तो क्या होगा कि पार्टिकल लूज पैक करता है, लूज पैक, ठीक। सो लूज पैकिंग होगी, डेंसिटी कम होगी, हार्डनेस कम होगा, तो जल्दी पिघल जाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट पैकिंग है ना, कॉम्पैक्ट पैकिंग हुआ है। और जहाँ पे कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है
वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस काम करते हैं, इसीलिए ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस एंड दैट इज वाई ट्रांस हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस। तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो, मेल्टिंग पॉइंट बोलो तो एमपी ऑफ ट्रांस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमपी ऑफ सिस। यही दो चीज ट्रांस की ज़्यादा होती है बस, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा। ये समझ में आया सभी को, एकदम क्लियर कट है ना, अच्छे से याद रखना, इसको काम आएगा, काम के यही तो काम ही आना, और क्या ही काम आएगा, यही काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है डाइपोल मोमेंट। आप सबको याद होगा डाइपोल मोमेंट मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ाया है। डाइपोल मोमेंट जाके देखिए, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में ये मैंने पढ़ाया है, जिसमें हाइब्रिडेशन वाला टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। आपको मैंने बताया था कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, सिस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ग्रेटर होता है देन म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। हर जगह यही हुआ था, एक स्पेसिफिक कंडीशन को छोड़ के, है ना। तो स्पेसिफिक कंडीशन डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक जाकर ढूंढिएगा, वहां पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है पूरा डिटेल में, वहां आपको मिल जाएगा। म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। कुछ केसेस में म्यू ट्रांस क्या था, 0 था, जब लीनियर मूवमेंट वाले ग्रुप लगे थे। ग्रुप का मूवमेंट क्या होता है, लीनियर होता है, तो ये ट्रांस का 0 हो जाता है, बट हर जगह 0 रहता है। कुछ ऐसे भी केस थे म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस था, म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस था, बट ये 0 नहीं था, डज नॉट इक्वल टू 0। वहां पे नॉन लीनियर मूवमेंट था, जैसे OH लगा हुआ था, SH लगा हुआ था। तो जब OH और SH लगाओगे तो नॉन लीनियर मूवमेंट आएगा, वहां पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। तो इसका एग्जांपल भी दे देता हूं। अगर आप यहाँ पे ऐसे Cl लेते हैं तो लीनियर मूवमेंट होता है, तो ये सिस है, इसका म्यू 0 नहीं होता है। बट इसी का अगर हम ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं, Cl यहाँ पे, H यहाँ पे और H यहाँ पे, तो इस केस में आप क्या पाओगे कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये H यहाँ है, ये म्यू ट्रांस है, यहाँ पे म्यू बराबर, सॉरी, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0। ये ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे म्यू 0 था, ये सिस फॉर्म है, यहाँ म्यू 0 नहीं होता है। ये इसका एग्जाम्पल है ना। जब लीनियर Cl का लीनियर, दो लीनियर मूवमेंट वाले ग्रुप कौन कौन से थे, एक आपका साइनाइड था, एक आपका CH3 था, एक आपका Cl था, ये 3 तो थे जो लीनियर मूवमेंट करते हैं। नॉन लीनियर मूवमेंट में OH था, SH था और बहुत सारे थे, OCH3 था, COOH था। वो सब यूनिट 1 में डाइपोल मोमेंट जाकर पढ़ो, वहाँ पूरा पढ़ाया हूँ। अगर हम ये लेते तो यहाँ पे सिस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ट्रांस से ज़्यादा होता है। ये आपका सिस है, 0 ये नहीं होता है कभी नहीं, ठीक। ये सिस का है, ये भी ज़्यादा होता है ट्रांस से, बट यहाँ पे ट्रांस का 0 नहीं होता। बस इसके साथ ये फायदा था, यहाँ भी म्यू 0 नहीं होता है, यहाँ ऊपर 0 होता है बट नीचे 0 नहीं होता, मगर सिस का तब भी ट्रांस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पढ़ना है, म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। अगर ग्रुप का लीनियर मूवमेंट है तो ट्रांस का 0 होगा, नॉन लीनियर मूवमेंट हो तो ट्रांस का 0 नहीं होता है। इतनी बात आप सबको पढ़ा चुका हूं पहले भी, ठीक है। अब ध्यान से सीखना, जिसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा उस पर पोलैरिटी ज़्यादा, जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो अगला टॉपिक हमें पढ़ना सॉल्युबिलिटी। तो होता क्या है, डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होने से चार्ज ज़्यादा हो जाता है। चार्ज ज़्यादा होना मतलब आयनिक कैरेक्टर का बढ़ जाना, आयनिक कैरेक्टर का बढ़ना मतलब पानी में जल्दी से घुल जाना, पानी में जल्दी से डिजोल्व हो जाना, पानी में जल्दी से सॉल्युबल हो जाना। तो हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे, चौथा चीज है सॉल्युबिलिटी। चौथी बात है सॉल्युबिलिटी। अब कोई चीज पानी में सॉल्युबल तब ज्यादा होगा जब उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। कोवेलेंट कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होते, आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट की बात करें ना भाई लोग, तो देखो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्युबिलिटी जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, है ना। आयनिक कैरेक्टर या कह सकते हो पोलैरिटी, और आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू बोले तो डाइपोल मूवमेंट, म्यू बोले तो डाइपोल मूवमेंट। तो अपने पास तो अभी भी पढ़ा है कि म्यू सिस का ज़्यादा होता है, म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। एक केस एक्सेप्शन था, वो भी बता देंगे, जब एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो म्यू ट्रांस इज ग्रेटर देन म्यू सिस होता है।
तो जब ये हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी हो जाएगी सिस की ग्रेटर देन, solubility of cis is greater than solubility of trans। तो आपको solubility यहां से मिल जाएगा। एक एक्सेप्शन है उसको याद रखिएगा, जब एक साइड डोनेटिंग एक साइड विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो वहां पे कहानी थोड़ी उल्टी होती है। याद है? नहीं याद है जाकर देखना कि अगर एक डोनेटिंग ग्रुप लग जाए और एक विड्रॉइंग तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट सिस से ज़्यादा हो जाता है। जब एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग लगेगा तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट सिस से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। उस केस में आपको पता चलेगा डायपोल मोमेंट ट्रांस का ज़्यादा है तो पोलैरिटी ट्रांस का ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ट्रांस का ज़्यादा होगा। वो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, याद भी रख लो यहाँ से भी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा सॉल्युबिलिटी का। इसके बाद जो पांचवा है वो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर कोई चीज़ पानी में सॉल्युबल ज़्यादा हो जाएगा, बच्चा लोग सोचो जरा, पानी में सॉल्युबल ज़्यादा होगा मतलब पानी के साथ तो बॉन्ड बना लिया। अब पानी के साथ जो बॉन्ड बना लेगा उसको तुम पानी से बॉयल जल्दी कर पाओगे कि डिफिकल्ट होगा, बताओ सभी लोग। अगर पानी में डिजोल्व कोई ज़्यादा हो गया तो आसानी से पानी से बॉयल होकर निकल जाएगा कि डिफिकल्ट होगा। अब उसके पानी जो है ना, उसके भाई लोग हो गए दोस्त, उन सबसे दोस्त एकदम गले मिल रहा। अब तुम कहे चलो मैं गर्म कर रहा हूँ तुम उड़ो, दोस्त लोग क्या करेंगे, पकड़ के ले पड़ जाएंगे, नहीं भैया नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे मतलब फोर्स ज़्यादा लगा देंगे। अब तुम बढ़ाओ टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा। जब सॉल्युबल ज़्यादा होगा तो बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो बॉयल जल्दी नहीं करेगा। तो बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे नहीं होगा, उड़ा दें, गर्म करके उबाल दो। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब सॉल्युबिलिटी हाई होती है तो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, और बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर हो गए तो बॉयल जल्दी नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बॉयल करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक है इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। और अभी अभी सॉल्युबिलिटी पढ़ा है तो सॉल्युबिलिटी आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप आ जाएगा। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये नहीं, हाँ यहाँ हो जाएगा BP ऑफ सिस इज ग्रेटर देन BP ऑफ ट्रांस। मिल गया ना आंसर, मिल गया ना आंसर। सिस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा तो BP भी ज़्यादा होगा। ट्रांस की सॉल्युबिलिटी कम है तो उसका BP भी क्या होगा, कम होगा। बस यही आपको सीखना था, जो आपने सीखा अच्छे से। आपको समझ में आया सभी लोगों को? बॉइलिंग पॉइंट सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो कंपाउंड पानी में सॉल्युबल ज़्यादा होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं ना, हाइड्रोजन से जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो एक मजबूत बॉन्ड बनाए ना भैया, मजबूत बॉन्ड हो गया तब उसको आप चाहते हो कुछ छोड़ के निकल जाए, उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और उस बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा। और जब एनर्जी लगेगी ज़्यादा तो आप सब समझ गए क्या होने वाला है, हाई एनर्जी मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज द अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। तो आपने सारा चीज़ पढ़ लिया। ठीक है, अब ये आपका हो गया कंप्लीट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, कंप्लीटली फिनिश्ड। अब हमें जो इसके आगे पढ़ना है, ठीक है, एक टॉपिक और वो आपको मिल जाएगा, उसका भी लेक्चर आज, दैट इज कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो हमने अभी ये कंप्लीट कर लिया। एक लेक्चर में आपको सिखाऊंगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर निकालना। ठीक है, 2 लेक्चर का भी बचा हुआ है, एक लेक्चर में आपको अभी मैं अपलोड करूंगा, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ये फिनिश कर लीजिए कंप्लीट। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस के सारे DPPs भेज देता हूँ। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आप सारा सॉल्व करिए, आपसे नहीं लगे तो आप वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं, आपको तीनों बता दिया जाएगा। ठीक है, तीनों चीज़ का हेल्प होगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, जिम्मेदारी आपकी है पढ़ाई करने की। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर कर ले जाओगे। अगर आपने लापरवाही की तो बाद में चैनल पर जब लौटोगे तो बोलोगे कंटेंट सब था बस पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप कंटेंट यहाँ रहे और पढ़ ना पाओ, तो ये बुरा होगा। पढ़ लो, क्वेश्चन तो फंसेंगे, क्वेश्चन को फंसना तय है। और आपको बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, आइसोमेरिज्म जितना पढ़ाऊंगा उसमें सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। बस आप थोड़ा सा सिंसेरिटी तो शो करो ना, आपकी थोड़ी सी सिंसेरिटी हो सकता है आपको अच्छे नंबर या सिलेक्शन दिलवा दे। ठीक है, सो आप सब इसको कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है।
थैंक यू सो मच। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। जाते जाते सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो आखिरी में, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।